एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, डेमोक्रेसी आखिर चलती कैसे है? मतलब सिर्फ वोट डालने से नहीं, थोड़ा सिस्टम भी होता है भाई। एक अनकहा सा वादा होता है कि सत्ता से सवाल पूछे जाएंगे, अलग अलग संस्थाएं एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, और मीडिया वो तो हमारा वॉचडॉग होता है। यानी अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो मीडिया भौंक कर सबको बता दे। लेकिन जरा सोचो, अगर वही वॉचडॉग धीरे धीरे भौंकना बंद कर दे और सिर्फ पूंछ हिलाने लगे। अब पिछले कुछ सालों में आपने भी नोटिस किया होगा, एक बहुत पॉलिश, बहुत स्टेबल इमेज बनाई गई है देश की। एक ऐसा नैरेटिव जिसमें सब कुछ कंट्रोल में लगता है, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं और लीडर बस अटल हैं, जैसे जेसीबी मशीन। एक बार चल गई तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थोड़ा पीछे हटकर देखो, जूम आउट करके, तो कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स दिखने लगते हैं। क्या दिखाया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है, और क्या हर रात रिपीट हो रहा है, ये सब धीरे धीरे समझ आने लगता है। और यही चीज असल में गेम बदल देती है। अब आपने एक टर्म सुनी होगी, गोदी मीडिया। नाम थोड़ा फनी है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सीरियस है। गोदी मतलब गोद, यानी वो मीडिया जो पहले सत्ता से सवाल पूछती थी, अब उसके साथ आराम से बैठी दिखती है, जैसे कोई बच्चा पापा की गोद में बैठकर कह रहा हो, सब बढ़िया है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ कुछ पत्रकारों या चैनल्स की बात नहीं है। यह एक पूरा सिस्टम है, एक इकोसिस्टम। इसमें ओनरशिप, पैसे, रेगुलेशन और कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी सब मिलकर काम करते हैं। मतलब ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से होता है। अब सबसे बेसिक सवाल, इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती कैसे है? टीवी, अखबार, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सब मिलाकर लगता है कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। हजारों न्यूज़पेपर्स, सैकड़ों चैनल्स, मतलब आवाजों की कोई कमी नहीं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कितनी आवाजें हैं, असली सवाल यह है कि कितनी आवाजें सुनी जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हिंदी न्यूज सेगमेंट को देख लो। ऊपर से तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, लेकिन असल में कुछ ही बड़े प्लेयर्स पूरे नैरेटिव को डोमिनेट करते हैं। 900 प्लस चैनल्स हैं, लेकिन टीआरपी और इन्फ्लुएंस बस हैंडफुल नेटवर्क्स के पास। तो डाइवर्सिटी पेपर पर है, लेकिन पावर प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रेटेड है। अब यहां ट्विस्ट आता है, इन बड़े मीडिया हाउसेस के पीछे कौन है? अक्सर बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स जिनका मेन बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। मतलब लाइसेंसेस चाहिए, अप्रूवल्स चाहिए, लैंड एक्सेस चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेबिलिटी चाहिए। अब जरा खुद सोचो, अगर आपका मेन बिजनेस सरकार पर डिपेंड करता है तो क्या आपका मीडिया आर्म जाकर रोज सरकार की खिंचाई करेगा? थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा? और यहीं से शुरू होता है सबटल अलाइनमेंट। ये कोई डायरेक्ट सेंसरशिप नहीं है, कोई फोन करके नहीं कह रहा ये मत दिखाओ, लेकिन धीरे धीरे बिहेवियर बदलता है। टफ सवाल कम हो जाते हैं, कुछ टॉपिक्स गायब हो जाते हैं, और कुछ स्टोरीज बार बार दिखाई जाती हैं। और देखते ही देखते जर्नलिज्म थोड़ा पीछे चला जाता है और एक्सेस जर्नलिज्म आगे आ जाता है। यानी सवाल कम, रिलेशनशिप ज्यादा। आज की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पहले जैसी नहीं रही। ये रिएक्शन मोड में नहीं, बल्कि फुल प्लानिंग मोड में चलती है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हुआ और फिर नेताओं ने सोचा क्या बोलना है। अब तो पहले से स्क्रिप्ट रेडी होती है। जैसे एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर पढ़कर जाते हैं, बस यहाँ गेस्ट पेपर नहीं, पूरा क्वेश्चन पेपर ही पता होता है। आपने कभी नोटिस किया है, एक ही दिन अलग अलग चैनल्स पर ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स, सेम टोन, सेम फ्रेमिंग, जैसे सबने सीक्रेटली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हो। आज का नैरेटिव क्या रहेगा? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एंकर्स अलग अलग चैनलों पर नहीं, बल्कि एक ही स्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन्स पढ़ रहे हैं। बस आवाज और हेयर स्टाइल अलग है। और इसी के साथ एक और चीज धीरे धीरे गायब हो जाती है, रियल क्वेश्चनिंग। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी जहां जर्नलिस्ट्स सीधे सवाल पूछते थे, कभी ऑकवर्ड, कभी अनकंफर्टेबल, लेकिन वही तो असली अकाउंटेबिलिटी थी। अब क्या होता है? केयरफुली क्यूरेटेड इंटरव्यूज, स्क्रिप्टेड इंटरैक्शंस, जहां सवाल भी पहले से सेट होते हैं और जवाब भी। यानी कम्युनिकेशन अब वन वे हो गया है। ऊपर से इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन नीचे से सवाल वापस नहीं जाते। जैसे टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट्स को बोल दिया, कोई डाउट नहीं पूछना, बस सुनो। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? नैरेटिव शिफ्ट।
धीरे धीरे इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्ट्रेस, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, इन पर सस्टेन्ड डिस्कशन कम हो जाता है और उनकी जगह क्या आता है? हाई इमोशन टॉपिक्स, डिबेट्स जो ज्यादा ड्रामेटिक हो, ज्यादा एंगेजिंग हो, टीआरपी फ्रेंडली कंटेंट। क्यों? क्योंकि ड्रामा बिकता है भाई, डेटा थोड़ी वायरल होता है। जीडीपी ग्रोथ 6% सुनकर कौन एक्साइटेड होगा, लेकिन देश खतरे में है ये सुनते ही ऑडियंस अलर्ट हो जाती है। और यही ट्रिक है परसेप्शन मैनेजमेंट। ध्यान रहे, ये जरूरी नहीं कि कुछ गलत बताया जा रहा हो, कई बार सिर्फ ये होता है कि क्या दिखाया जा रहा है और क्या नहीं दिखाया जा रहा, यही पूरी कहानी बदल देता है। अगर आप रोज एक ही एंगल से चीजें देखेंगे तो धीरे धीरे वही रियलिटी लगने लगेगी। अब यहां एक छोटा सा फन एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। अगर हर दिन आपको सिर्फ वही न्यूज दिखाई जाए जिसमें सब कुछ पॉजिटिव हो, तो कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर सिर्फ नेगेटिव दिखाई जाए तो लगेगा सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। रियलिटी बीच में होती है, लेकिन नैरेटिव किस तरफ झुका है ये परसेप्शन तय करता है। और इसी बीच एक और सटल चीज होती है, लैंग्वेज कंट्रोल। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बार बार यूज होते हैं, कुछ लेबल्स रिपीट होते हैं और धीरे धीरे ऑडियंस भी वही लैंग्वेज अडॉप्ट करने लगती है। जैसे कोई नया स्लैंग ट्रेंड में आ जाए, पहले अजीब लगता है, फिर सब बोलने लगते हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, क्या यह सिस्टम हमेशा ऐसे ही चलेगा या गेम बदल रहा है? क्योंकि एक चीज है जो वो पूरे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को धीरे धीरे चैलेंज कर रही है, और वो है डिजिटल रेवोल्यूशन। पहले क्या था? इंफॉर्मेशन के गेटकीपर्स लिमिटेड थे, कुछ बड़े चैनल, कुछ बड़े अखबार, कुछ पावरफुल एडिटर्स। अगर आप नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते थे तो बस इन हैंडफुल प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस करना काफी था। गेम मैनेजेबल था, लेकिन फिर आया स्मार्टफोन और उसके साथ आया डेटा रेवोल्यूशन। अब हर दूसरे इंसान के हाथ में एक मिनी न्यूज स्टूडियो है। कोई भी वीडियो बना सकता है, एनालिसिस कर सकता है, ग्राउंड रिपोर्ट डाल सकता है, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी बड़े नेटवर्क के भी लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। मतलब पहले फ्यू टू मेनी मॉडल था, अब मेनी टू मेनी हो गया है। अब इमेजिन करो, अगर पहले 10 लोग स्टोरी कंट्रोल कर रहे थे और अब 10 लाख लोग अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं, तो कंट्रोल कितना मुश्किल हो गया होगा। यही वो डिसरप्शन है जिसने पूरे इकोसिस्टम को हिला दिया है। अब छोटे क्रिएटर्स, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स, रीजनल वॉइसेस, ये सब धीरे धीरे स्पेस ले रहे हैं। ग्राउंड लेवल की स्टोरीज जो पहले मेनस्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंचती थी, अब सीधे ऑडियंस तक पहुंच रही हैं। लेकिन हाँ, यहां एक लेकिन तो बनता है। ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स को डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट्स हैंडल करना आसान नहीं होता। आप 5 बड़े चैनल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन 5 लाख इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को थोड़ा टफ हो जाता है। और यही वजह है कि अब रेगुलेशन भी इवॉल्व हो रहा है। ब्रॉडकास्टिंग रूल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, टीवी से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक सबको एक फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश हो रही है। सरफेस पर यह सब ऑर्गेनाइज्ड लगता है, सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना है, लेकिन डीपर लेवल पर यह कंट्रोल पॉइंट्स को फिर से डिफाइन करने की कोशिश भी हो सकती है। अब यहां एक मजेदार एनालॉजी समझो, यह थोड़ा कैट एंड माउस गेम जैसा है। सिस्टम कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करता है, क्रिएटर्स नए रास्ते ढूंढ लेते हैं, प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्ट करता है, कंटेंट कहीं और फैल जाता है। और यही डिजिटल एज का पैराडॉक्स है। जितना आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। अब पूरा पिक्चर एक बार जूम आउट करके देखो। एक तरफ है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, कॉन्सेंट्रेटेड ओनरशिप, अलाइंड इंसेंटिव्स, स्ट्रक्चर्ड मैसेजिंग, रेगुलेटरी एक्सपेंशन। दूसरी तरफ है डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड, लाखों इंडिपेंडेंट वॉइसेस, रीजनल पर्सपेक्टिव्स, ऑन ग्राउंड रियलिटी, अनप्रेडिक्टेबल नैरेटिव्स। ये कोई सिंपल बैटल नहीं है जिसमें एक साइड जीत जाएगी। ये एक ऑनगोइंग शिफ्ट है, स्लो, कॉम्प्लेक्स और लगातार बदलती हुई। तो असली सवाल क्या है? ये नहीं कि मीडिया बायस्ड है या नहीं, ये नहीं कि नैरेटिव्स मैनेज्ड हैं या नहीं। असल सवाल है, क्या डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि डेमोक्रेसी तब कमजोर नहीं होती जब लोग डिसएग्री करते हैं। डेमोक्रेसी तब कमजोर होती है जब डिसएग्रीमेंट मुश्किल हो जाता है। पावर ऑपोजिशन से नहीं डरती, पावर एक्सपोजर से डरती है। और एक्सपोजर तभी पॉसिबल है जब इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल लिमिटेड हो जाए। अब ये फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा,
ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और सबसे ज्यादा ऑडियंस पर, यानी हम और आप। क्योंकि आखिर में जो दिखता है वही बिकता है, और जो बिकता है वही आगे दिखाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भी शोर नहीं बल्कि फैक्ट्स और डेटा और ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता, ये इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स पर चलता है जो सवाल पूछते हैं, एविडेंस देखते हैं और खुद सोचते हैं। याद रखिए, इंफॉर्मेशन ही पावर है और सही इंफॉर्मेशन ही सही डिसीजन बनाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहिए, समझते रहिए।